हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे लेक्चर नंबर 4 परमिटिविटी। इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे काफ़ी लेक्चर्स ले चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने चार्ज के बारे में देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा है, और साथ ही साथ किसी एक पॉइंट चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा है। अब यहाँ पर आज का जो टॉपिक है वो परमिटिविटी से रिलेटेड है। ये टॉपिक क्लास 12th फिजिक्स का है। क्लास 12th फिजिक्स में जितने बोर्ड एग्जाम में परमिटिविटी से बहुत सारे सवाल आते हैं, इसके एसआई यूनिट से, इसके वैल्यू से, और इसी के साथ साथ जो रिलेटिव परमिटिविटी का होता है उससे सवाल बहुत सारे आते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो जो बच्चे बिहार बोर्ड 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और इसके साथ साथ अन्य बोर्ड कोई भी स्टेट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इस वीडियो लेक्चर से बहुत ही थैंकफुल होंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा है परमिटिविटी क्या होता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किसे कहते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में रिलेटिव परमिटिविटी भी देखेंगे और रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, यानी कि अलग अलग मटेरियल्स का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है उसका वैल्यू भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है परमिटिविटी, ठीक है। सो सबसे पहला चीज, द परमिटिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट ऑफ रेजिस्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन इट। अब इसका क्या मतलब हुआ, सबसे पहले आप ध्यान से देखिए कि परमिटिविटी जो है वो एक वर्ड से आया है जिसको हम लोग कहते हैं परमिशन, ठीक है। परमिशन, परमिशन कहने का मतलब कि अलाउ, ठीक है। सो परमिशन कहने का मतलब होता है अलाउ करना। तो परमिटिविटी भी वहीं से एक शब्द है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कूलम्स लॉ में, यहाँ पे कूलम्स लॉ में जब हम लोग पढ़े थे कि एक चार्ज और दूसरे चार्ज Q1 और Q2 को जब r डिस्टेंस से अलग किया जाता है तो उन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स होता है KQ1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ पे K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पर ये जो टर्म है हमारा एप्सिलॉन नॉट, यही कहलाता है हमारा परमिटिविटी, ठीक है। लेकिन ये परमिटिविटी होता क्या है। सो परमिटिविटी के डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ये डिफाइन होता है एक्सटेंट ऑफ रेजिस्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन इट। मतलब कि कोई भी मीडियम, सपोज हमारे पास एक वाटर है, ठीक है, तो कोई भी मीडियम अपने से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना जाने देता है, यही उस मीडियम का परमिटिविटी कहलाता है, ठीक है। सो सपोज एक सिंपल सा एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे एक पानी है, वाटर। हम दो एग्जांपल यहाँ पे लेंगे। वाटर में यहाँ पर हमने सपोज एक टॉर्च रख दिया, तो टॉर्च रखने पर अगर हम लोग इसके लाइट अप करते हैं तो यहाँ पर जो लाइट रेज हैं, यहाँ पे लाइट रेज वो इस वाटर के मॉलिक्यूल्स से होते हुए जाएंगे, ठीक है। अब वाटर का मॉलिक्यूल्स लाइट रेज को कितना जाने देता है, ये बताता है कि लाइट उस वाटर का लाइट के लिए परमिटिविटी कितना है, ठीक है। अगर उसी टॉर्च को सपोज हम लोग यहाँ पर एयर में रख दें, एयर में यानी कि हवा में, सो हवा में इसको ट्रैवल करने के लिए बहुत ही कम क्षमता की जरूरत पड़ेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइट जो है हवा में प्रकाशित हो सकती है, यानी कि दूर तक और ज़्यादा इंटेंसिटी से। यही अगर पानी की बात करें तो पानी में जैसे ही लाइट को यानी कि टॉर्च को हम लोग जलाते हैं तो उसका इंटेंसिटी थोड़ा सा कम जाता है। सो हम कहेंगे कि वाटर ने लाइट रेज को रोक दिया, ठीक है। वाटर ने लाइट रेज को रोक दिया, पानी ने, लेकिन एयर ने नहीं रोका, या रोका या बहुत कम रोका। उसी तरीके से अगर हम लोग वैक्यूम में लेंगे तो वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड में लाइट चलता है, तो सो वैक्यूम बिल्कुल भी नहीं रोकेगा, हवा थोड़ा सा रोकेगा और पानी बहुत ज़्यादा रोक देगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरा रोक दिया। तो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ रेजिस्टिंग कहने का मतलब वही है कि किस हद तक रेजिस्ट करता है, ठीक है। अब ये लाइट रेज के लिए हो गया कि पानी लाइट रेज को कितना रोकता है। लेकिन यहाँ पर जब हम परमिटिविटी की बात करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के पास होने की बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड,
यहाँ पर लाइट रेज नहीं जाता है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाता है उसकी बात करते हैं। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर वाटर है एक टैंकर में, अगर हम लोगों ने यहाँ पर सपोज एक चार्ज रख दिया तो चार्ज से अब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर निकलेगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की ओर निकलेगा, नेगेटिव चार्ज है तो अंदर की ओर आएगा। ये चीज हम लोगों ने चार्ज के प्रॉपर्टीज में पढ़ रखा है, ठीक है। सो अगर पानी में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैं यहाँ लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। सो अगर पानी में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पर अगर होकर जाती हैं पानी से, तो उसमें पानी जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना अलाउ करता है वो बताता है पानी का परमिटिविटी, ठीक है। वहीं अगर चार्ज को ऐसे ही खुले हवा में रख दें तो खुला हवा में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगा वो कहलाएगा हवा का परमिटिविटी। सो बेसिकली परमिटिविटी एक मीडियम का प्रॉपर्टी हो गया कि एक माध्यम का गुण है जो बताता है कि अपने से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना जाने दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे वही बात है कि द परमिटिविटी ऑफ एनी सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट ऑफ रेजिस्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद इन इट। अब यहाँ पे एक और बात है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी माध्यम से होकर जाता है तो वो खुद का भी अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, क्योंकि जब तक खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा नहीं वो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को पास होने नहीं देगा। आगे चल के हम लोग देखेंगे कि पानी, हवा और मेटल में रिलेटिव परमिटिविटी कैसे अलग अलग होता है और क्यों होता है। क्योंकि मेटल जो होता है वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को बना लेता है, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड को पास भी होने देता है। वहीं अगर पानी को लिया जाए तो पानी अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड उतना नहीं बना पाता है, इसलिए पानी का जो परमिटिविटी होता है वो कम होता है। सो यहाँ पर एक्सटेंट ऑफ रेजिस्टिंग जो है वो यही बताता है कि अपने से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना जाने देगा या खुद के अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करेगा, ठीक है। सो वो बताता है कि कितना उसका परमिटिविटी है, उस माध्यम का कितना परमिटिविटी है। सो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में हमारा लिखा हुआ है कि इट टेल्स हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू अ गिवन मटेरियल। ये बताता है, परमिटिविटी बताता है कि किसी भी गिवन मटेरियल से होकर, किसी भी दिए गए पदार्थ से होकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो सकता है, उसी को कहते हैं उस पदार्थ का परमिटिविटी। इट इज डिनोटेड बाय एप्सिलॉन। अब परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन से लिखते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी देखा था कि यहाँ पे जो कूलम्स कांस्टेंट है हमारा उसको हम लोग एप्सिलॉन नॉट से लिख रहे हैं। आगे चल के हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी पढ़ेंगे। तो एप्सिलॉन से किसी भी पदार्थ का परमिटिविटी को लिखा जाता है। अगर फ्री स्पेस का परमिटिविटी की बात करें यानी कि वैक्यूम को, तो उसको हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से। तो आई होप आप लोगों को परमिटिविटी समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि सबसे पहले कि हमारे पास कई सारे माध्यम होते हैं। सपोज हमारे पास वाटर है, एक में हमारे पास एयर है, और सपोज हमारे पास तीसरा है वैक्यूम, ठीक है। ये तीन बेसिक एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं। पहला है हमारा वाटर, दूसरा एयर, तीसरा वैक्यूम। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, सपोज हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो हर एक मीडियम से होकर एक समान रूप से तो नहीं जाएगा। जैसे लाइट होता है तो लाइट वैक्यूम में अलग स्पीड से चलता है, एयर में अलग स्पीड से चलता है, और पानी में अलग स्पीड से चलता है, उसका इंटेंसिटी कम जाता है पानी में। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरीके से चलेगा। सो यहाँ पर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस वो परमिटिविटी कहलाता है जो वैक्यूम का होता है, ठीक है। फ्री स्पेस कहने का मतलब होता है अंतरिक्ष, मतलब वैक्यूम, ठीक है, खुला स्पेस जहाँ पे कोई मीडियम नहीं हो, ना एयर हो ना वाटर हो। सो वैक्यूम का जो परमिटिविटी होता है ना उसी को हम लोग कहते हैं फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब वैक्यूम के परमिटिविटी को खास तौर पे हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई नया टर्म होता है, सपोज परमिटिविटी हमारे पास यहाँ पे एक नया टर्म है, तो उसको नापने के लिए हम लोग कोई ना कोई एक आधार लेते हैं, ठीक है। एक आधार की जरूरत पड़ती है उसको नापने के लिए। सपोज हमारे पास यहाँ पे 5 kg है, तो 5 kg को नापने के लिए हमारे पास सबसे पहले 1 kg का बाट होना चाहिए। सो 1 kg हमारे यहाँ मतलब एक आधार हो गया, ठीक है। 1 kg रहेगा तभी तो 2 kg नापेंगे, 5 kg नापेंगे, 10 kg नापेंगे। तो उसी तरह परमिटिविटी किसी एक मीडियम का आधार होना चाहिए, तभी जाके हम रिलेटिवली किसी दूसरे मीडियम का परमिटिविटी नाप सकते हैं। सो यहाँ पे वैक्यूम को हम लोग
यानी कि फ्री स्पेस के परमिटिविटी को हम लोग बेस मानते हैं, और इसीलिए क्योंकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता। लाइट के लिए भी हम लोग अगर लाइट का स्पीड को लें तो वो वैक्यूम में लाइट का स्पीड को लेते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो जाता है वैक्यूम का परमिटिविटी। सो चलिए पहला पॉइंट है हमारा, द एबिलिटी ऑफ वैक्यूम टू लेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू इट इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ऑब्वियसली परमिटिविटी कहने का मतलब होता है कि अपने से होकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने दे रहा है। सो वैक्यूम का परमिटिविटी ये हो जाएगा कि वैक्यूम जो है वो अपने से होकर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड को जाने दे रहा है। ठीक है, सो लेट एन इलेक्ट्रिक फील्ड पास थ्रू इट इज नोन एज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इट इज नोन एज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी किसे कहा जाता है। एब्सोल्यूट परमिटिविटी उसे कहते हैं जो हमारा आधार है, जो एब्सोल्यूट है। सो एब्सोल्यूट के लिए हम लोग वैक्यूम का लेते हैं। सो वैक्यूम का, या इसी को कह सकते हैं फ्री स्पेस, फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी है इसको हम लोग एब्सोल्यूट परमिटिविटी कहते हैं। एब्सोल्यूट परमिटिविटी, ठीक है। इसी एब्सोल्यूट परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन नॉट से लिखते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन से तो हम लोग परमिटिविटी को लिखेंगे, वो भी अलग अलग मीडियम का लिखेंगे, लेकिन एप्सिलॉन नॉट हमारा हो गया एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसी के आधार पर हम लोग दूसरे मीडियम्स का परमिटिविटी को नापेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने जब कूलम्स लॉ पढ़ा था तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में भी थोड़ा सा बात किया था कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसी को एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलते हैं, इसका एक वैल्यू भी होता है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है यहाँ पे वो होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। ये हमने कूलम्स लॉ वाले वीडियो में देख रखा है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए और वीडियो को एक्सेस कीजिए। वहाँ पर कई सारे वैल्यूज थे, वहाँ पे कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू था, वहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का वैल्यू था। तो वहाँ से जाके आप लोग जितने भी वैल्यूज जो कूलम्स लॉ से रिलेटेड है आप लोग उसको पढ़ सकते हैं और नोट्स ले सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। सो रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहेंगे? सो रिलेटिव परमिटिविटी, पहला पॉइंट है हमारा कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एनी मटेरियल इज द रेशियो ऑफ मटेरियल्स परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एब्सोल्यूट परमिटिविटी। अब यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी किसे कहेंगे? तो सबसे पहला नंबर ये समझिए कि हमने परमिटिविटी का आधार लिया था, वो लिया था वैक्यूम का। ठीक है, यानी कि जो वैक्यूम का परमिटिविटी होगा हम लोग उसी से सारे अलग अलग मीडियम का परमिटिविटी को नापेंगे, यानी कि पारगम्यता को नापेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उससे होके जा रहा है। सो वैक्यूम का जो परमिटिविटी था वो था एप्सिलॉन नॉट। अब इससे कितना गुना ज़्यादा या कितना गुना कम है किसी भी अलग माध्यम का परमिटिविटी, वो बताता है रिलेटिव परमिटिविटी को। ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है किसी भी मटेरियल का, वो एक रेशियो होता है। किसका? तो मटेरियल के परमिटिविटी और फ्री स्पेस के। यानी कि सबसे पहला नंबर कि रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी, सो इसको यहाँ पर हम लोग ER से लिख सकते हैं। ER मीन्स ई रिलेटिव। सो यहाँ पे एप्सिलॉन रिलेटिव, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है मेरा रिलेटिव परमिटिविटी का कि मटेरियल का परमिटिविटी और साथ ही साथ फ्री स्पेस का, यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दोनों का रेशियो। यानी कि सपोज हमारे पास यहाँ पर एक अलग मीडियम है। अब उस मीडियम में हवा भी हो सकता है, उस मीडियम में पानी भी हो सकता है, या कोई भी मेटल भी हो सकता है। तो यहाँ पे मीडियम का परमिटिविटी अगर हम लोग EM लें तो यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी हो जाएगा EM बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम लोग इसको शब्दों में लिखें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन एब्सोल्यूट परमिटिविटी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सो यहाँ पर हम लोगों ने रिलेटिव परमिटिविटी भी देख लिया कि
इसका हमारा जो फॉर्मूला आ गया है ई आर इज इक्वल टू ई एम बाई एप्साइलन नॉट। अब इसके ऐसा यूनिट पे बात कर लेते हैं। सपोज यहाँ पर हमारा, हाँ, सो हमने देखा दो चीज़ें। पहला कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी क्या होता है, ये होता है एप्साइलन नॉट, जो वैक्यूम का होगा वही एब्सोल्यूट होगा, और इसका वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फराड पर मीटर। अब फराड होता है, आगे चल के हम लोग देखेंगे, फराड कैपेसिटेंस का यूनिट होता है। इसके साथ साथ इसका एक और यूनिट होता है कूलम्स कांस्टेंट में, मतलब कूलम्स लॉ में हम लोगों ने देखा था कि फोर्स बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये दोनों का मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, सो अगर हम यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट के लिए फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एफ इंटू Q1 का मोड इंटू Q2 का मोड बाई आर स्क्वायर। सो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का ये भी फॉर्मूला आ जाता है जिससे हम लोग ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे Q1 Q2 चार्ज है, तो चार्ज को नापते हैं हम लोग कूलम्स में। सो कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर हो जाएगा ऊपर, नीचे 4 पाई कांस्टेंट है, फोर्स को नापते हैं न्यूटन में, और आर हो गया हमारा दूरी, उसको नापते हैं हम लोग मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो गया। यानी कि एप्सिलॉन नॉट का अगर ऐसा यूनिट देखें, ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी किसी का भी, तो वो पहला नंबर तो एक हो जाएगा फराड पर मीटर, और दूसरा नंबर हो जाएगा हमारा कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 और मीटर के पावर -2। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इससे डायरेक्ट सवाल आता है बोर्ड के एग्जाम में कि परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, फराड पर मीटर भी होता है, कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 मीटर के पावर -2 भी होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, सेकेंड, ये फर्स्ट है हमारा एब्सोल्यूट परमिटिविटी। सेकेंड है हमारा कि रिलेटिव परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या होता है। सो रिलेटिव परमिटिविटी, ये सवाल भी बहुत बार पूछता है कि रिलेटिव परमिटिविटी का ऐसा यूनिट कितना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है वो मीडियम का परमिटिविटी बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। तो चूंकि ये दो परमिटिविटी का रेशियो है, वो भी सेम क्वांटिटी का, ये भी ऊपर भी सेम है नीचे भी सेम है, मतलब ऊपर भी एक परमिटिविटी ही है और नीचे भी है, तो ऊपर भी फराड पर मीटर और नीचे भी फराड पर मीटर, तो दोनों का ऐसा यूनिट आपस में कट जाएगा, इसका कोई ऐसा यूनिट होता ही नहीं है, नो ऐसा यूनिट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चल के जितनी भी रिलेटिव वाली चीज़ें हैं जिसमें हम लोग सेम क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं, उन सब का, लगभग सब का जो ऐसा यूनिट होता है वो नहीं होता है, बेसिक है। तो यहाँ पे सवाल आपसे यहीं पे घुमा के पूछेगा कि रिलेटिव परमिटिविटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, वहाँ पे ऑप्शन दे देगा फराड पर मीटर, ऑप्शन दे देगा कूलम स्क्वायर न्यूटन के पावर -1 मीटर के पावर -2, साथ ही साथ ये भी दे देगा नो ऐसा यूनिट। तो ये आपको समझ के वहाँ पे लगाना है। चलिए टॉपिक में आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब ये कुछ यहाँ पे फैक्ट्स हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं कि अलग अलग पदार्थ का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहला हमारे पास आता है रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो यहाँ पे लिखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। सो वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा। सो सबसे पहला कि हम लोग इसको नापते कैसे हैं, इसका फॉर्मूला होता है ई आर इक्वल टू ई मीडियम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चूंकि हम लोग वैक्यूम का ही रिलेटिव परमिटिविटी को नाप रहे हैं, सो वैक्यूम का परमिटिविटी वैक्यूम के आधार से, यानी कि उसके खुद का परमिटिविटी उसके खुद के आधार से, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हम लोग रिलेशन में नाप रहे हैं कि किसका परमिटिविटी किसके आधार से है, तो वैक्यूम का परमिटिविटी हम नाप रहे हैं वैक्यूम के आधार से। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और जो वैक्यूम का परमिटिविटी है रिलेटिव परमिटिविटी वो 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी के साथ साथ सेकंड है हमारा हवा का। सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर। सो अगर हम लोग हवा का देखें, सो यहाँ पे हो जाएगा ई रिलेटिव इज इक्वल टू ई एयर बाई एप्सिलॉन नॉट।
अब यहाँ पर एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है। हवा एक्चुअली में इतना रेयर होता है, मतलब वैक्यूम के हिसाब से, कि हवा में भी लगभग उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता है जितना कि वैक्यूम में। सो सपोज हमारे पास यहाँ पे एक टैंकर में हवा है और हम चाहते हैं कि इससे होकर इलेक्ट्रिक फील्ड पास करें, सो वो लगभग उतना ही पास करेगा जितना कि वैक्यूम में पास करेगा। तो यानी कि इसका एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आता है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 1.0006 के बराबर। ठीक है, 1.006 के बराबर। ये एक्चुअली इसका एक्यूरेट वैल्यू है। अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसको लेते हैं 1 के बराबर। जितना वैक्यूम का रिलेटिव है उतना ही हवा का भी रिलेटिव परमिटिविटी होता है। ठीक है, उसी के अलावा थर्ड, पानी का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा? सो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर। सो वाटर का हो जाता है हमारा ER इज इक्वल टू ई वाटर बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसका जो वैल्यू आया है वो कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो लगभग होता है 80 के बराबर। ठीक है, बहुत सारी जगह पे यहाँ पे 81 भी दिया हुआ रहता है, 81, लेकिन 80 और 81 ये इतना में ही लगभग वेरी करता रहता है। अब वो भी पानी के मतलब नेचर पे डिपेंड करता है कि पानी कैसा है, साफ पानी है कि थोड़ा सा मतलब मेल नरिश्ड पानी है, इसके अलावा आयनाइज्ड पानी है मतलब जिसमें आयंस घुले हों। सो 80 और 81 लगभग उतना परमिटिविटी होता है। सो ऑप्शन में आपको जनरली 80 ही दिया रहेगा, तो आप लोग 80 पे ही टिक कीजिएगा। चौथा है हमारा यहाँ पर, एक होता है मेटल का परमिटिविटी। ठीक है, सो 4 नंबर है कि रिलेटिव परमिटिविटी फॉर मेटल। सो धातु का। सो धातु कहने का मतलब सपोज हमारे पास एक कॉपर है, लोहा है, या कोई भी अलग धातु है। यहाँ पे अलग अलग मेटल्स हैं, ये मेटल नंबर 1, मेटल 2 एंड मेटल 3। ठीक है, कॉपर हो गया, लोहा हो गया या एल्युमिनियम हो गया। तो यहाँ पे मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी कितना आएगा? अब यहाँ पे एक समझने वाली बात है कि इन सभी मेटल्स को हम लोग यूज़ करते हैं। सपोज हमारे पास यहाँ पे कॉपर है, एल्युमिनियम है, तो इनको हम लोग यूज़ करते हैं वायर के रूप में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसका यूज़ करते हैं वायर के रूप में, यानी कि तार के रूप में, बिजली पहुँचाने के रूप में। ठीक है, सो बिजली अगर हम लोगों को इससे होकर पहुँचाना है तो एक एंड पे हम लोग प्लस जोड़ेंगे, दूसरे एंड पे हम लोग इसका माइनस टर्मिनल से जोड़ेंगे। अब यहाँ पे होता ये है कि जब हम लोग इसको प्लस और माइनस टर्मिनल से जोड़ते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है जो प्लस से माइनस की ओर जाता है। अब किसी भी धातु के अंदर, खासकर जो कंडक्टर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। आगे चल के हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे कि अलग अलग वायर्स में, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रैवल करता है, कैसे उसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, ये सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। सो यहाँ पे आप ये समझिए कि धातु में जनरली फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को कंडक्ट करता है। अब यहाँ पे ये है कि जहाँ तक हम तार को बिछाएंगे बिजली को पहुँचाने के लिए, वहाँ तक मतलब जो करंट है वो पास हो जाएगा, यानी कि वहाँ तक ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चला जाएगा। यानी कि तार को हम जितना लंबा बिछाते गए इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ तक जाता गया, ऐसा नहीं है कि बीच में रुक जाएगा। सो बेसिकली हम लोग मेटल का जो रिलेटिव परमिटिविटी लेते हैं वो इनफाइनाइट लेते हैं, क्योंकि हर जगह पे मेटल के हर एक हिस्से में लगभग फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे की ओर बढ़ा सकता है। ठीक है, वो अपने अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेशन को बना सकता है, वो अपने अंदर मतलब फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है जिससे कि करंट पास होगा। तो यानी कि जब हम लोग मेटल का रिलेटिव परमिटिविटी का बात करते हैं तो लिखेंगे ई मेटल बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका लगभग आता है अनंत, इनफाइनाइट। ठीक है, अब ये सवाल भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि मेटल का जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है वो कितना होता है? सो वो होता है इनफाइनाइट। तो चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने हमारा पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग वहाँ से जाके अपने पीछे वाले टॉपिक को रिवाइज कर सकते हैं। इस वीडियो सेशन का जो PDF है यहाँ पर, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे मिल जाएगा। प्रैक्टिस करते रहिए और आगे भी आने वाली वीडियोज़ हैं, चैनल में बने रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।